हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 482वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे भी अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 22 श्रुतियों को सर्वप्रथम सिद्ध किया है। 22 श्रुतियों को 22 श्रुतियों को सबसे पहले सर्वप्रथम सिद्ध किया है भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। नाट्यशास्त्र ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य भरत मुनि जी हैं, इस ग्रंथ को पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है और इस ग्रंथ में ही भरत मुनि जी ने 22 श्रुतियों का सर्वप्रथम सिद्धीकरण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 22 श्रुतियों के नामों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। 22 श्रुतियों के नामों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है नान्यदेव कृत भरत भाष्यम ग्रंथ में। भरत भाष्यम ग्रंथ में 22 श्रुतियों के नामों का उल्लेख नान्यदेव जी ने सबसे पहले किया है और 22 श्रुतियों को सिद्ध किया है भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। इसके बाद अगला प्रश्न है, लंघन एवं अनाभ्यास प्रकार है। लंघन एवं अनाभ्यास प्रकार है अल्पत्व के। अल्पत्व के प्रकार हैं लंघन एवं अनाभ्यास। लंघन अल्पत्व एवं अनाभ्यास अल्पत्व, ये दो तरह के अल्पत्व होते हैं और ये दोनों अल्पत्व के प्रकार हैं, लंघन अल्पत्व और अनाभ्यास अल्पत्व। अगला प्रश्न है, अलंघन एवं अभ्यास प्रकार है। अलंघन एवं अभ्यास प्रकार हैं बहुत्व के। बहुत्व के प्रकार हैं अलंघन एवं अभ्यास, यानी कि अलंघन बहुत्व, अभ्यास बहुत्व होता है और लंघन अल्पत्व, अनाभ्यास अल्पत्व होता है। ठीक है, तो अलंघन एवं अभ्यास प्रकार है बहुत्व के। अगला प्रश्न है, राग में कम से कम प्रयुक्त स्वर आवश्यक हैं। किसी राग में कम से कम 5 स्वरों का प्रयोग आवश्यक है, यानी कि औड़व जाति का जो राग होता है वो ही कम से कम में प्रयोग होता है। औड़व जाति का राग होता है सबसे कम, इससे ज्यादा होता है षाड़व जाति का राग, उससे ज्यादा होता है संपूर्ण जाति का राग। तो ये मुख्य 3 जातियां हैं रागों की। तो रागों में भी कम से कम 5 स्वरों का ही प्रयोग होता है। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि थाटों में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग होता है, तो थाटों में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, रागों में कम से कम 5 स्वर और थाटों में कम से कम 7 स्वर और अधिक से अधिक भी 7 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है थाटों में, और रागों में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ है। वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ है स्वरों की उच्च अवस्था। स्वरों की उच्च अवस्था को उदात्त, स्वरों की निम्न अवस्था को अनुदात्त और स्वरों की बराबर की अवस्था को स्वरित कहा जाता है। तो वैदिक कालीन स्वरों के अनुसार उदात्त का अर्थ है स्वरों की उच्च अवस्था। अगला प्रश्न है, प रे ग रे नी ध नी रे सा यह स्वर है। तो ये स्वर है राग यमन का। यमन राग कल्याण थाट का आश्रय राग है। ठीक है, इसका नाम यमन है पर इसको कल्याण राग के नाम से भी जाना जाता है और ये कल्याण थाट का आश्रय राग है। इस राग में प रे ग रे नी ध नी रे सा इस स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है और ये कल्याण थाट का आश्रय राग है। कल्याण थाट में तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग होता है, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सारणा प्रक्रिया में भरत मुनि जी ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है। सारणा प्रक्रिया में भरत मुनि जी ने, आचार्य भरत मुनि जी ने प्रयोग किया है 2 तरह की वीणाओं का। एक है चल वीणा और दूसरी है अचल वीणा।
दो तरह की वीणाओं का प्रयोग सारणा प्रक्रिया में भरत मुनि जी ने किया है, जो है चल वीणा और अचल वीणा। अगला प्रश्न है तिट कत गदि गन बोल है। तो तिट कत गदि गन बोल है चौताल का, चौताल या चार ताल भी कहते हैं। तो चार ताल का यह बोल है और ये चार ताल जो है 12 मात्रा की ताल है। इसमें 6 विभाग होते हैं, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। चार ताल का बोल है धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदिगन। तो ये जो तिट कत गदिगन बोल है ये चौताल का बोल है। इसके बाद अगला प्रश्न है गजझंपा ताल में होता है। गजझंपा ताल में होता है 15 मात्रा, 4 विभाग, 1 5 12 पर ताली, 9वीं मात्रा पर खाली। ठीक है, 15 मात्रा की ताल है गजझंपा ताल, जिसमें 4 विभाग होते हैं। इसमें पहले 5वें और 12वीं मात्रा पर तालियां पड़ती हैं और 9वीं मात्रा पर खाली पड़ती है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में आ रहे हों तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करने में ज़रा भी संकोच, ज़रा भी कंजूसी न करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की है। गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की है पलुष्कर जी ने 1901 लाहौर में, 1908 बंबई में, 1901 में लाहौर में और 1908 बंबई, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन बंबई में 1908 में गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना पलुष्कर जी ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है राग बिहाग का थाट है। राग बिहाग का थाट है बिलावल थाट। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो राग बिहाग जो है ये बिलावल थाट का जन्य राग है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग बिहाग में तीव्र मध्यम स्वर है। राग बिहाग बिलावल थाट जन्य राग होते हुए भी तीव्र मध्यम स्वरों का प्रयोग राग बिहाग में होता है। बिलावल अंग का प्रयोग ज्यादा होने के कारण इसको बिलावल थाट जन्य माना गया है। वैसे तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग होता है राग बिहाग में, और राग बिहाग में तीव्र मध्यम स्वर है अनाभ्यास मूलक अल्पत्व। अनाभ्यास मूलक अल्पत्व स्वर है तीव्र मध्यम स्वर राग बिहाग में। अगला प्रश्न है राग बिहाग का वादी संवादी स्वर है। राग बिहाग का वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है ऋषभ स्वर। वादी स्वर गंधार है, संवादी स्वर ऋषभ है राग बिहाग में। अगला प्रश्न है राग बिहाग का गायन समय है। राग बिहाग का गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। रात्रि का द्वितीय प्रहर या रात्रि का दूसरा प्रहर राग बिहाग के गायन का उचित समय है। अगला प्रश्न है दिर दा रा बोल है। तो ये बोल है मसीद खानी गत का। मसीद खानी गत का बोल है दिर दा रा। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 मात्रा की ताल के साथ विलंबित लय में बजाई जाने वाली गत है। 16 मात्रा की ताल के साथ विलंबित लय में बजाई जाने वाली गत है मसीद खानी गत। मसीद खानी गत जो है ये विलंबित लय में बजाई जाती है और इसको 16 मात्रा की ताल के साथ बजाया जाता है। अगला प्रश्न है मसीद खानी गत का मुखड़ा होता है। मसीद खानी गत का मुखड़ा होता है 5 मात्रा का। 16 मात्रा की ताल के साथ बजाया जाता है और इसका जो मुखड़ा होता है वो 5 मात्रा का होता है मसीद खानी गत का मुखड़ा। अगला प्रश्न है मसीद खानी गत आरंभ होती है। मसीद खानी गत आरंभ होती है 11वीं मात्रा के पश्चात 12वीं मात्रा से। 11वीं मात्रा के पश्चात 12वीं मात्रा से मसीद खानी गत आरंभ होती है। अगला प्रश्न है पंडित बलराम पाठक जी वादक हैं। पंडित बलराम पाठक जी वादक हैं सितार वादक। सितार वाद्य के वादक हैं पंडित बलराम पाठक जी।
पंडित बलराम पाठक जी का घराना कौन सा है? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 482वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 481 वीडियोस को बनाया है, जिसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये प्रश्न आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से पिछली सभी 481 वीडियोस को अवश्य ही देख लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 483वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।